देखिए, आप सभी का एसएससी बैंक क्लास में स्वागत है। हमारी जो वीडियो है ना वो बीच में रह गई थी। हमने 31st क्वेश्चन तक कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कर रहे हैं और ये क्वेश्चन 52 तक है। ठीक है, वहां तक हम ट्राई करते हैं करने की। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। 32 क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज रिकमेंड्स द प्रिंसिपल्स गवर्निंग द ग्रांट in aid of the revenues to the state out of the consolidated fund of India। तो ये आपको बताना। कौन सी इनमें से कौन सी अथॉरिटी है जो रिकमेंड करती है प्रिंसिपल्स गवर्निंग टू द ग्रांट इन एड ऑफ द रिवेन्यूज टू द स्टेट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो आपको ये बताना है कि कौन सी इसमें से अथॉरिटीज हैं। तो वो है फाइनेंस कमीशन, यानी फाइनेंस कमीशन करती है सब। ठीक है, मैं कुछ बातें और बता देता हूँ। फाइनेंस कमीशन रिकमेंड्स द प्रेसिडेंट ऑन द प्रिंसिपल्स दैट शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय द सेंटर, यानी सेंटर को स्टेट को कितनी ग्रांट देनी चाहिए कंसोलिडेट फंड में से, ये सारी चीजें हमें बताता है फाइनेंस कमीशन। किसको? प्रेसिडेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय। तो जो हमारा नाइन्थ शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कब ऐड किया गया? नाइन्थ शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय, फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड किया गया था नाइन्थ शेड्यूल। और फर्स्ट अमेंडमेंट मेड इन 1951। कब बनाया गया था? 1951 में अमेंडमेंट। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट में 1951। इंसर्टेड टू न्यू आर्टिकल्स, दो न्यू आर्टिकल इंसर्ट करे थे, 31A और 31B। दो ये आर्टिकल इंसर्ट करे थे। और नाइन्थ शेड्यूल टू गिव प्रोटेक्शन फ्रॉम द चैलेंजेस टू लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, प्रोटेक्शन दी थी फ्रॉम द चैलेंजेस टू लैंड रिफॉर्म्स। इट फॉर्म्ड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द delegatory legislation as the result of which implementation of these important measures affecting large number of people has been held up. According to the new article 31A was introduced with respect to the effect to uphold such measures. Further, any new article 31st B was introduced to valid 13 इनेक्टमेंट रिलेटिंग टू जमींदारी एबोलिशन, जमींदारी एबोलिशन को खत्म करने के लिए। ठीक है, जो चलो ये सारी इंफॉर्मेशन थी इस क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इंडिया स्टैंप ड्यूटीज ऑन द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आर। तो स्टैंप ड्यूटीज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर, जो फर्स्ट आपको गिवन है वो लिविड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसमें से कौन सी चीजें बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट करेक्ट है, वो पूछ रखा है। ठीक है, नाइदर वन नॉर टू, इनमें से ना तो पहली सही है ना ही दूसरी सही है। मैं बता देता हूँ सही क्या है। स्टैंप ड्यूटीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसनरी नोट्स एंड अदर्स आर लेवल्ड बाय द सेंटर। ये सारी स्टेट गवर्नमेंट की बजाय सेंटर के द्वारा होता है। ठीक है, ये आपका सेंटर के द्वारा होगा, स्टेट के द्वारा नहीं होगा। उसके साथ साथ बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएटेड बाय द स्टेट, और जो कलेक्टेड की जाती है और अप्रोप्रिएट यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा नहीं की जाती, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। यानी एक्सचेंज कर दिया जाएगा। जो स्टेटमेंट में गिवन है हमें, ये स्टेट की जगह सेंटर और इस यूनियन की जगह स्टेट हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई सही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर रिलेटेड टू राइजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट्स। तो इसमें से कौन सा जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जो कि रिलेटेड है कि वो जो नंबर, राइजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के मेंबर्स जो बढ़ाने होते हैं, टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। कौन से स्टेट से, कौन से मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, 7th और 31st अमेंडमेंट से रिलेटेड है। मैं इसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, वो किया गया था 1956 में। किसमें? 1956।
ठीक है, एंड 31st अमेंडमेंट एक्ट इन 1973 में are related to the rising of number of members of Lok Sabha to be elected from the states, increasing size of parliament from 525 to 545 सीट्स, इतने से बढ़ा के इतनी कर दी गई। Increased seats are going to new state formed in northeast India and minor adjustment consequent to 1971 डेलिमिनेशन एक्सरसाइज। ठीक है, तो 225 से बढ़ा के 245 कर दी थी, और ये 7वें और 31वें अमेंडमेंट में किया था। ठीक है, 7वें में और 31 में, 1956 और 1773 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which reference to the constitution of India, which reference to the constitution of India, which one of the following pairs is not match, इनमें से कौन सा जो पेयर है जो मैच नहीं हो रहा, which of the following pair is not match, तो बी ऑप्शन स्टॉक एक्सचेंज और करंट लिस्ट वो मैच नहीं हो रहा। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज एंड फ्यूचर मार्केट आर लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट। ठीक है, स्टॉक मार्केट ये करंट कॉन्करेंट लिस्ट की जगह पे है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में। ठीक है, ये मैच नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी करेक्ट है वो आपको बतानी है। ए सही है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। तो चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड को पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 301 pertains to the right to property. Second statement, right to property is a legal right but not a fundamental right. ये legal right है पर fundamental right नहीं है। Third statement है article 300A was inserted in the Constitution of India by the Congress government at the center by 44th constitutional amendment, by 44th constitutional amendment। ठीक है, ये सारी चीजें सही है, तीनों सही है। ठीक है, आर्टिकल जो 301 है वो प्रिटेंड करता है राइट टू प्रॉपर्टी को, ये बिल्कुल सही है। राइट टू प्रॉपर्टी इज ए लीगल राइट बट नॉट ए फंडामेंटल राइट, किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है, वो एक लीगल राइट है। थर्ड वन, आर्टिकल 300A वाज इंसर्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट, जो 44th अमेंडमेंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, उसमें डाला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38, विच वन अमोंग द फॉलोइंग commissions was set up in pursuance of definite provision under an article of the Constitution of India। तो ये आपको बताना है कि कौन सा सही होगा। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसमें से कौन सा सही होगा वो आपको बताना। इलेक्शन कमीशन सही है। इनमें से कौन सा कमीशन था? सेटअप, जो सेटअप करता है प्रोविनेंस ऑफ डेफिनेट प्रोविजंस अंडर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो मैं इसके बारे में बाकी इंफॉर्मेशन भी दे देता हूं आपको। जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, एनएचआरसी है और सीवीसी है, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, ये सारी और जो तीनों है ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अंडर आर्टिकल 324। तीन आर्टिकल 324 के अंडर है ये तीनों। The superintendent's direction to control the preparation of the electoral rolls of conduct of all president, vice president under the constitution। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आप इंपॉर्टेंट है याद रखना। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है और ये आर्टिकल 324 के अंडर है। ये मेन चीज है, आर्टिकल 324 के अंडर है। चलो स्टार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
39th question. Under which of the following Constitution Amendment Act 4 language were added to अंडर एट्थ शेड्यूल? एट्थ शेड्यूल में 4 लैंग्वेज ऐड की गई थी और उनकी बढ़ा के संख्या 22 कर दी गई। तो ये कौन से अमेंडमेंट में हुआ था? ये हुआ था आपका 92nd अमेंडमेंट पे। 92nd अमेंडमेंट एक्ट। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 4 लैंग्वेज बोडो कौन सी थी? बोडो, और उसके बाद में बोडो के बाद में डोंगरी, वैसे बता देता हूँ डोगरी, डोगरी उस डोगरी थी, बोडो थी, और अब की थी संथाली एंड मिथाली। संथाली SANTHALI मिथाली were added to languages under the 8th schedule of the Indian Constitution of India, thereby raising the total number of languages listed in the schedule is 22। इतनी 22 लैंग्वेज कर दी गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंक्लूडेड इन द DPSP? इनमें से कौन सी जो चीज़ है DPSP में इंक्लूड कर दी गई थी? तो ये आपको बताना। Prohibition of consumption except for medicinal purpose of intoxication drinks of other drugs are injurious to health। ये चीज कर दी गई थी हमारी DPSC के तहत कि ओनली सेकंड आ जाएगी। ठीक है। मैं आपको कुछ और इंफॉर्मेशन दे देता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में। जो DPSP है उसने कमिट किया था स्टेट्स को टू राइज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ बाय प्रोहिबिटिंग अदर ड्रग्स विच आर इंजीरियस टू हेल्थ। कि आप न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू बढ़ाओ, ड्रग्स वगैरह की वैल्यू को कम करो जो कि पब्लिक के लिए फायदेमंद हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी ओनली सेकंड बिल्कुल सही है। ए पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड टू बी चूजन टू फिल ए सीट इन द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ए स्टेट इफ ही सी इज लेस देन 25 ईयर एज। ठीक है। अगर वो 25 ईयर एज से कम होगा, लेस। देखिए, ए पर्सन can be become a member of the legislative assembly of the state if he or she is a citizen of India and not less than 25 year of age। ठीक है। अगर वो नोट लेस है, 25 से कम नहीं है और उस इंडिया का सिटीजन है तो वो बन सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर। ठीक है। ये चीज की बात। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42। इसमें आपको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 मैच करनी है। अगर ए मैच होगा तो 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 54 जो है वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। सॉरी, ठीक है। 54 इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। आर्टिकल 75 जो है वो आपका अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से अपॉइंटमेंट इससे रिलेटेड है। 75 आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो आर्टिकल 155 है वो रिलेटेड है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। देखो सिंपल है, आर्टिकल 54 है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन से
75 अपॉइंटमेंट प्रधानमंत्री का और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट और 164 है अपॉइंटमेंट ऑफ द सीएम एंड काउंसिल ऑफ स्टेट मिनिस्टर्स। ठीक है, तो मिनिस्टर स्टेट का सीएम और स्टेट के जो मिनिस्टर्स होंगे उसके लिए गिवन है, उसके लिए अपॉइंटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन what way Indian Parliament Indian Parliament exercise control over the administration। ठीक है, किस वे में? थ्रू पार्लियामेंट कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी के वे में वो है जो कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, in Indian Constitution the right to equality is granted for following article, they are to 14 to 18 है, आप सभी ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था 14 to 18। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 45, द स्टेट of the Indian Union can be recognized or their boundary altered by, or their boundary altered by। ऑप्शन देख लेते हैं, द यूनियन पार्लियामेंट बाय सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन, 2/3 of the majority of the both houses of the parliament, 2/3 majority of the both houses of the parliament and constant of the legislature of the concerned states, an executive order of the union government with the consent of the concerned state government। तो इसमें से आपको बताना है, जो ये फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल सही होगा, द यूनियन पार्लियामेंट बाय ए सिंपल मेजोरिटी इन द ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लेजिस्लेशन। मैं आपको कुछ बातें भी बता देता हूँ, सच लॉ कैन बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी, ये ऐसे ऐसे लॉ जो वो सिंपल मेजोरिटी के साथ में पास किए जा सकते हैं, बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस, ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन 46, through the DPSP of state, through the DPSP of state, ठीक है चलो देखो, देखिए, through the DPSP of state policy contained in the constitution are not enforceable by any court yet they are, जब तक वो नहीं है। तो बताओ क्या आंसर आएगा? ए ऑप्शन हो सकता है क्या, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, सेकंड ऑप्शन बाइंडिंग ऑन द स्टेट, थर्ड ऑप्शन है एनफोर्सेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुपीरियर टू फंडामेंटल राइट्स। तो बताओ कौन सा बिल्कुल सही हो? ए, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 46 का ए ऑप्शन। 47, चलो ऐसा करते हैं, रुक जाओ कर ही लेते हैं ये वाला क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट डीपीएसपी, इनमें से कौन सा फॉलोइंग नहीं है एक डीपीएसपी, डीपीएसपी नहीं है, तो वो आपको बताना।
The state endeavors to secure for the citizen of a uniform civil code. ठीक है, the state promote with special care of the education and economic interest of the education to eliminate illiteracy. The state shall endeavor to promote adult education elimination of illiteracy. ये चीज गलत है, ये चीज डीपीएससी में नहीं है, बाकी और सारी चीजें हैं. The state endeavor to protect every moment, place or object artist. ठीक है. Question number 48. Which of the following constitutional amendment act provide a special status to the Union Territory of Delhi and redesignated in the National Capital Territory of Delhi? National Capital Territory of Delhi. ठीक है, ये देखिए. 69th अमेंडमेंट एक्ट में जो हमारे अमेंडमेंट एक्ट है वो प्रोवाइड करता है स्पेशल स्टेटस टू द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड रीडेजिनेटेड इट्स नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, कि वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली को रीडेजिनेट कर सकते हैं. ठीक है, 69th अमेंडमेंट एक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो 49th. Sixth schedule of the Constitution of India makes the special administrative provision in regard to the tribal areas. In regard to the tribal areas. तो वो कौन से आपके स्टेट हैं वो आपको बताना है. तो वो है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम. ये 4 स्टेट हैं, ये बिल्कुल सही है. ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम. हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है वो आपको बताना है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन. मेरे ख्याल से ये सभी को पता हो लगभग. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, अटॉर्नी AGOI, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के. ठीक है, गवर्नमेंट के केस भी लगभग वही हैंडल करते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स हिज ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? बताइए. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसका भी बिल्कुल सही हो. वो जो है प्रेसिडेंट जी अपॉइंट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 52. Who among the following can attend the meeting of both the houses of parliament while being is not a member of either of the house? किसी भी हाउस का मेंबर ना होते हुए दोनों हाउस की जो मीटिंग है वो अटेंड कर सकता है. तो वो कौन है? मेरे ख्याल से अब तो पता चल गया होगा. वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है. कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, वो भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही. Constitution of Jammu and Kashmir came into force on.
कब ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आया था, तो वो आपको बताना है। कब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू केम इनटू फोर्स बना था, तो वो बना था 26 जनवरी 1957 को। ठीक है, 26 जनवरी 1957 को आपका जम्मू का कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स यानी बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके पास है नहीं। ठीक है, आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हमारे पास, हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे। 53 तक हमने कर लिए हैं, और बाकी दो वीडियो और हैं इससे पहले जिसमें हमने 22 32 के आसपास किए हैं, और एक में 1 से लेके 20 किए हैं। वो भी आप लोग एक बार देख लेना, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। और पॉलिटी से ना ज़्यादातर क्वेश्चन रिपीटेड टाइप ही होते हैं, मतलब आर्टिकल्स हैं, वो आर्टिकल्स बार बार पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन है जो हर एक एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आते हैं। तो सिंपल चीज़ है, आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, और आपके एग्जाम में भी उतने ही ज़्यादा मार्क्स आएंगे। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय।